स्वागत। आज हम एक दिलचस्प विषय को करीब से जानेंगे। हमारे सामने एक स्रोत है जिसका शीर्षक है जावास्क्रिप्ट, वेब की भाषा। आहा, आज का हमारा मकसद है इस स्रोत के जरिए ये समझना कि आखिर जावास्क्रिप्ट चीज़ क्या है और क्यों इसे आज की डिजिटल दुनिया का एक अहम हिस्सा माना जाता है। ये कैसे काम करती है, क्या खासियतें हैं इसकी, कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होती है। हम सब जाने अनजाने में रोज़ ही इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पर आज जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं, है ना? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि स्रोत के हिसाब से जावास्क्रिप्ट असल में है क्या? इसे वेब की भाषा क्यों कहते हैं भाई? हाँ, तो स्रोत इसे काफी साफ तौर पर बताता है। जावास्क्रिप्ट या जिसे छोटे में जेएस कहते हैं, एक प्रोग्रामिंग भाषा है। प्रोग्रामिंग भाषा। हाँ, अब ये सुनकर शायद कुछ लोग घबराएं, पर जरूरत नहीं है। स्रोत कहता है ये एक उच्च स्तरीय भाषा है। उच्च स्तरीय मतलब ये कि इंसानों के समझने और लिखने में थोड़ी आसान होती है, वो कंप्यूटर की मशीनी भाषा के मुकाबले। और ये इंटरप्रेटेड है। इंटरप्रेटेड। हाँ, यानी कोड लिखते ही ब्राउज़र उसे सीधे लाइन बाय लाइन समझकर चला सकता है। उसे पहले किसी और रूप में बदलने की वो जो जटिल प्रक्रिया होती है ना, वो नहीं करनी पड़ती। अच्छा, तो ये कंप्यूटर से बात करने का एक तरीका है जो सीधा वेब पेज पर काम करता है। बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक इसका जन्म हुआ 1995 में। नेटस्केप नाम की कंपनी थी। नेटस्केप, हाँ, पुराना नाम है। हाँ, बनाने वाले थे ब्रेंडन ईच। और आज ये HTML और CSS के साथ मिलकर समझ लीजिए वेब की दुनिया की तिकड़ी बनाती है। HTML ढांचा तैयार करता है, CSS उसे रंग रूप देता है और जावास्क्रिप्ट उसमें जान डालता है। जान डालता है मतलब जैसे वेबसाइट पर कोई बटन दबाया और कुछ खुल गया, या कोई फॉर्म भरते वक्त अगर गलती हो जाए तो तुरंत पता चल जाता है। क्या स्रोत इसी तरह की जान की बात कर रहा है? हाँ हाँ, बिल्कुल। स्रोत इसी इंटरैक्टिविटी यानी अंतरक्रियाशीलता और गतिशीलता की बात करता है। इसके बिना ज्यादातर वेबसाइटें कैसी होंगी? बस जानकारी देने वाले पन्ने, जिनमें आप कुछ बदल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। स्टैटिक पेज। सही। जावास्क्रिप्ट ही वो चीज है जो उपयोगकर्ता को वेबसाइट के साथ जुड़ने, उसमें बदलाव देखने और असल में इस्तेमाल करने का अनुभव देती है। सोचिए, गूगल मैप्स पे जूम करना, हाँ, या फेसबुक पर नई पोस्ट लोड होना बिना पेज रिफ्रेश हुए, ये सब जावास्क्रिप्ट की वजह से ही मुमकिन हो पाता है, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। ये तो वाकई कमाल की बात है। अच्छा, स्रोत इसकी कुछ और खासियतों का भी जिक्र करता है, जैसे क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है, इसका मतलब क्या है और ये अहम क्यों है? हाँ, ये भारी लगता है, पर स्रोत इसे एक बड़ा फायदा बताता है। क्लाइंट साइड का मतलब है उपयोगकर्ता की तरफ, तो जावास्क्रिप्ट कोड वेबसाइट दिखाने वाले सर्वर पर नहीं चलता, अच्छा, बल्कि उपयोगकर्ता के अपने कंप्यूटर या फोन के वेब ब्राउजर में चलता है, जैसे क्रोम, फायरफॉक्स। ओके, हमारे डिवाइस पर। हाँ, इसे दो बड़े फायदे होते हैं, जैसा स्रोत बताता है। पहला, वेबसाइट के सर्वर पर लोड कम पड़ता है, तो वो ज्यादा लोगों को संभाल सकता है। और दूसरा, क्योंकि कोड उपयोगकर्ता की मशीन पर ही चल रहा है, वेबसाइट ज्यादा तेज महसूस होती है। आप क्लिक करते हैं और असर तुरंत दिखता है। अच्छा, मतलब काम हमारे ही डिवाइस पर हो जाता है, सर्वर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती हर छोटी चीज के लिए। ये तो बढ़िया है। और स्रोत में डायनामिक टाइपिंग का भी जिक्र है, ये क्या भला है? ये कोडिंग के तरीके से जुड़ा है। देखिए, स्रोत बताता है कि कई भाषाओं में कोड लिखते समय आपको पहले से बताना पड़ता है कि एक वेरिएबल, मतलब जानकारी रखने वाला एक डब्बा समझ लीजिए, वो किस तरह की जानकारी रखेगा। नंबर, टेक्स्ट, सच झूठ वगैरह हाँ हाँ, बताना पड़ता है। टेबल बना देते हैं। और जावास्क्रिप्ट चलते समय, मतलब रन टाइम पर, खुद समझ लेता है कि उसमें क्या रखा है। अच्छा, स्रोत के हिसाब से इससे कोड लिखना थोड़ा जल्दी और ज्यादा लचीला हो जाता है, खासकर नए सीखने वालों या छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए। लचीलापन तो ठीक है, पर क्या स्रोत इसके किसी संभावित नुकसान का भी जिक्र करता है? मतलब खासकर बड़े या जटिल प्रोजेक्ट्स में कभी कभी ज्यादा लचीलापन उलझने भी तो पैदा कर सकता है ना? स्रोत सीधे तौर पर इस पहलू के नुकसान पर ज्यादा विस्तार से नहीं जाता, ये सही है। लेकिन ये जरूर इशारा करता है कि बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ डेवलपर टाइपस्क्रिप्ट जैसी चीजें इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। टाइपस्क्रिप्ट? हाँ, उसके बारे में हम शायद बाद में बात करेंगे। टाइपस्क्रिप्ट इसी लचीलेपन को थोड़ा कंट्रोल करने में मदद करता है। लेकिन मूल जावास्क्रिप्ट का डायनामिक होना, जैसा स्रोत बताता है, इसकी एक मुख्य पहचान है और कई स्थितियों में ये एक फायदा ही है। ठीक है, समझ गया। एक और दिलचस्प चीज स्रोत बताता है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग।
इवेंट मतलब घटना। ये कैसे काम करता है? हाँ, इवेंट मतलब घटना या उपयोगकर्ता की कोई हरकत, जैसे माउस का क्लिक होना, क्लिक, हाँ। कीबोर्ड का कोई बटन दबना, पेज का ऊपर नीचे स्क्रॉल होना या उंगली से स्क्रीन को छूना, ये सब इवेंट हैं। स्रोत के अनुसार जावास्क्रिप्ट इन इवेंट्स को सुनता रहता है। हाँ, मतलब इंतजार में रहता है। जैसे ही कोई इवेंट होता है, जावास्क्रिप्ट उससे जुड़ा हुआ कोड चला देता है। मान लीजिए वेबसाइट पर खरीदे बटन है, उस पर क्लिक करना एक इवेंट है। क्लिक होते ही जावास्क्रिप्ट शॉपिंग कार्ट में सामान जोड़ने वाला कोड चला देगा। यही वो तंत्र है जो वेबसाइटों को इतना इंटरैक्टिव बनाता है। आप कुछ करते हैं और वेबसाइट तुरंत प्रतिक्रिया देती है। अच्छा, तो ये उपयोगकर्ता के एक्शन का इंतजार करता है और फिर रिएक्ट करता है। और ये सब हमारे ब्राउजर में ही हो रहा है। लेकिन क्या ये हर ब्राउजर में एक जैसा चलता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि क्रोम में चले और मान लीजिए फायरफॉक्स में नहीं? ये एक बहुत बहुत अहम सवाल है और स्रोत इसका जवाब क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट के जरिए देता है। अच्छी बात यह है कि जावास्क्रिप्ट को लगभग सभी आधुनिक वेब ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं। गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, एप्पल सफारी और भी कई। अच्छा, सब चलते? हाँ, ज़्यादातर। स्रोत के अनुसार आपको इसके लिए कोई अलग से प्लगइन या सॉफ्टवेयर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ब्राउज़र का ही हिस्सा है। हाँ, ये बात सही है कि कभी-कभी ब्राउज़र के अलग-अलग संस्करणों में छोटे-मोटे अंतर हो सकते हैं। लेकिन मूल जावास्क्रिप्ट हर जगह चलती है। ये डेवलपर्स के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, सच में। वाकई, एक कोड लिखना जो हर जगह चल जाए, ये तो मतलब सपना सच होने जैसा है। और सुविधा की बात करें तो स्रोत कुछ लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क का भी जिक्र करता है, जैसे jQuery, रिएक्ट, एंगुलर, Vue.js। ये क्या है और जावास्क्रिप्ट के साथ इनका क्या रिश्ता है? आप इन्हें जावास्क्रिप्ट के क्या कहते हैं, सहायक या सुपर पावर कह सकती हैं। सुपर पावर? हाँ, स्रोत बताता है कि jQuery जैसी लाइब्रेरीज पहले बहुत लोकप्रिय थीं, क्योंकि वे जावास्क्रिप्ट के कुछ मुश्किल या बार-बार किए जाने वाले कामों को आसान बना देती थीं। अच्छा। रिएक्ट, एंगुलर और Vue.js जैसे फ्रेमवर्क उससे भी एक कदम आगे हैं। ये जटिल और बड़े वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए एक पूरा ढांचा और नियम देते हैं। सोचिए, जीमेल या नेटफ्लिक्स जैसी वेबसाइट है। हाँ, जो बहुत स्मूथ चलती हैं। बिल्कुल, जो बिना पेज रिलोड हुए बहुत कुछ करती हैं। इस तरह की सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने में ये फ्रेमवर्क्स बहुत मदद करते हैं और ये सब मूल रूप से जावास्क्रिप्ट पर ही बने हैं। पर ये डेवलपर्स को ज़्यादा व्यवस्थित और तेज़ी से काम करने में मदद करते हैं। ये दिखाता है कि जावास्क्रिप्ट का अपना एक पूरा इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम मतलब सिर्फ भाषा ही नहीं, बल्कि उसके आसपास बने टूल्स और समुदायों का पूरा जाल। इसी से जुड़ा एक और चौंकाने वाला बिंदु स्रोत उठाता है सर्वर साइड क्षमताएं। हमने अभी बात की कि ये क्लाइंट साइड यानी ब्राउजर में चलता है, तो फिर सर्वर साइड कैसे? हाँ, ये जावास्क्रिप्ट के सफ़र का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है, जैसा स्रोत बताता है। पारंपरिक रूप से जावास्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउज़र तक सीमित थी, मतलब वेब पेज में ही चलती थी। लेकिन फिर आया Node.js नाम का एक रन टाइम एनवायरनमेंट। Node.js, हाँ सुना है। Node.js ने जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र के बाहर यानी कंप्यूटर के सर्वर पर चलाने की क्षमता दे दी। के अनुसार इसका मतलब ये हुआ कि अब डेवलपर एक ही भाषा जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके वेबसाइट का फ्रंट एंड, जो हमें दिखता है, हाँ, जो हमें ब्राउज़र में दिखता है, और बैक एंड, जो पर्दे के पीछे काम करता है, बिल्कुल, वो दोनों बना सकते हैं। इसे फुल स्टैक डेवलपमेंट कहते हैं। ये कई टीमों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ है, क्योंकि अब उन्हें दो अलग-अलग भाषाओं के एक्सपर्ट रखने की जरूरत कम पड़ती है और कोड शेयर करना भी आसान हो जाता है। ये जावास्क्रिप्ट की ताकत और लचीलेपन का एक और बड़ा उदाहरण है। ये तो वाकई जबरदस्त बात है। तो इन सब विशेषताओं को देखें, क्लाइंट साइड चलना, लचीलापन, इवेंट्स पर काम करना, हर ब्राउजर में चलना, मददगार लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स, और अब तो सर्वर पर भी चलना। इन सब के कारण जावास्क्रिप्ट के फायदे भी कई होंगे, जैसा स्रोत बताता है। आकर्षक और इस्तेमाल में आसान बन जाती है। एनिमेशन, फॉर्म की तुरंत जांच, पेज रीलोड किए बिना कंटेंट अपडेट होना, ये सब उपयोगकर्ता अनुभव को बहुत बेहतर बनाते हैं। और दूसरा बड़ा फायदा जो मुझे दिख रहा हुआ है इसकी बहुमुखी प्रतिभा, मतलब वर्सुटैलिटी। ये सिर्फ वेबसाइटों के लिए ही नहीं है। स्रोत के अनुसार इसका इस्तेमाल फ्रंट एंड, बैक एंड, मोबाइल ऐप बनाने में, यहाँ तक कि गेम बनाने में भी हो रहा है। एक भाषा, इतने सारे काम, कमाल है। हाँ, ये बहुमुखी प्रतिभा शायद इसका सबसे बड़ा आकर्षण है, जैसा स्रोत इशारा करता है।
आप एक भाषा सीखते हैं और उससे कई अलग-अलग तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। ये डेवलपर्स के लिए अपने करियर में आगे बढ़ने के कई रास्ते खोलता है। स्रोत एक और अहम फायदे का जिक्र करता है, विशाल डेवलपर समुदाय और इकोसिस्टम। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसका क्या महत्व है, मतलब डे टू डे काम में? ये बेहद महत्वपूर्ण है, सच में। स्रोत बताता है कि जावास्क्रिप्ट का समुदाय दुनिया में सबसे बड़े और सबसे सक्रिय डेवलपर समुदायों में से एक है। इसका मतलब है कि अगर कोई डेवलपर कोड लिखते समय कहीं अटक जाता है, हाँ, अटकते तो हैं सब। बिल्कुल, तो उसे ऑनलाइन मदद, ट्यूटोरियल और उदाहरण मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। लाखों की संख्या में पहले से बनी हुई लाइब्रेरीज और टूल्स मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल करके मुश्किल काम भी आसानी से किए जा सकते हैं। नए सीखने वालों के लिए तो ये वरदान जैसा है, क्योंकि उन्हें हर कदम पर सहारा मिल जाता है। ये इकोसिस्टम ही जावास्क्रिप्ट को लगातार ताज़ा और प्रासंगिक बनाए रखता है। यानी आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ लाखों डेवलपर्स हैं। ये वाकई सीखने और काम करने के लिए माहौल को बहुत अच्छा बनाता है। अच्छा, एक और तकनीकी शब्द स्रोत में है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, और इसमें प्रोमिसेस, एसिंक अवेट का जिक्र है। ये क्या चीज़ है और क्यों ज़रूरी है? ये थोड़ा गहरा कॉन्सेप्ट है, हाँ, लेकिन आधुनिक वेब के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा स्रोत बताता है, सोचिए आपकी वेबसाइट को किसी दूसरी जगह, मतलब किसी सर्वर से कोई जानकारी लानी है, जैसे मौसम का हाल या ताज़ा खबरें। इसमें थोड़ा समय लग सकता है ना? अब अगर जावास्क्रिप्ट इस जानकारी का इंतजार करते हुए बाकी सब काम रोक दे, तो पूरी वेबसाइट थम जाएगी। उपयोगकर्ता कुछ क्लिक नहीं कर पाएगा, ये तो बहुत खराब अनुभव होगा। हाँ, बिल्कुल। इंतज़ार करना तो किसी को पसंद नहीं, फ्रस्ट्रेटिंग होता है। यहीं पर एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग काम आती है। स्रोत के अनुसार इसका मतलब है कि जावास्क्रिप्ट जानकारी मंगाने का काम शुरू कर देता है, लेकिन उसके पूरा होने का इंतजार नहीं करता। अच्छा। वो फ्री हो जाता है। अच्छा, तो फिर क्या करता है? वो आगे बढ़कर दूसरे काम करता रहता है, जैसे यूजर इंटरफेस को चालू रखना, स्क्रोलिंग वगैरह। जब जानकारी आ जाती है तब जावास्क्रिप्ट उसे संभाल लेता है। प्रोमिसेस और एसिंक अवेट इसी काम को करने के आधुनिक और साफ सुथरे तरीके हैं। ये खास तौर पे तब बहुत ज़रूरी हो जाता है जब वेबसाइट को कई बाहरी स्रोतों, मतलब एपीआई से बात करनी होती है या रियल टाइम में डेटा अपडेट करना होता है। इससे वेबसाइट हमेशा तेज और प्रतिक्रियाशील बनी रहती है। अच्छा, मतलब मल्टीटास्किंग जैसा कुछ, ताकि उपयोगकर्ता को वो अटके होने का एहसास ना हो। समझ गया। और अंत में स्रोत कहता है कि इन सब के बावजूद इसे सीखना आसान है, खासकर वेब डेवलपमेंट में नए लोगों के लिए। क्या ये सच है? इतनी सारी क्षमता वाली भाषा आसान कैसे हो सकती है? आसान शायद, हाँ, सापेक्ष शब्द है, लेकिन स्रोत का तर्क ये है कि कई दूसरी प्रोग्रामिंग भाषाओं की तुलना में जावास्क्रिप्ट में शुरुआत करना कम मुश्किल है। इसकी जो बेसिक सिंटैक्स है वो थोड़ी माफ करने वाली है। माफ करने वाली? हाँ, मतलब छोटी मोटी गलतियों पर एकदम से रुक नहीं जाती कई बार। और सबसे बड़ी बात, आप जो कोड लिखते हैं उसका असर तुरंत अपने वेब ब्राउजर में देख सकते हैं। Ctrl+S दबाया, ब्राउजर रिफ्रेश किया और दिख गया। हाँ, ये तो है, तुरंत फीडबैक मिलता है। बिल्कुल, ये तुरंत मिलने वाला फीडबैक सीखने वालों को बहुत प्रोत्साहित करता है। हाँ, इसमें महारत हासिल करना एक अलग बात है, क्योंकि इसकी गहराई बहुत ज्यादा है, लेकिन पहला कदम उठाना उतना डरावना नहीं है जितना कुछ और भाषाओं में हो सकता है। तो कुल मिलाकर स्रोत से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि जावास्क्रिप्ट की असली ताकत सिर्फ इंटरैक्टिविटी नहीं, बल्कि इसकी जबरदस्त एडेप्टेबिलिटी है, मतलब अनुकूलन क्षमता। ये वेब पेज की छोटी सी हरकत से लेकर पूरे सर्वर और अब एआई तक पहुंच गई है। बिल्कुल, और इसी अनुकूलन क्षमता की वजह से इसका इस्तेमाल भी बहुत व्यापक हो गया है, जैसा कि स्रोत अगले हिस्से में बताता है। हाँ, अनुप्रयोगों की बात करते हैं। वेब डेवलपमेंट में तो इसका रोल स्पष्ट है, इंटरैक्टिविटी, एनिमेशन वगैरह, ये तो इसका घर है ना? हाँ, स्रोत के अनुसार ये इसका पारंपरिक और सबसे बड़ा मैदान है। आज शायद ही कोई आधुनिक वेबसाइट होगी जो जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल ना करती हो, किसी न किसी रूप में। लेकिन फिर स्रोत वेब एप्लीकेशन का जिक्र करता है, जैसे जीमेल, नेटफ्लिक्स, फेसबुक। इन्हें सिंगल पेज एप्लीकेशन एसपीएस कहा गया है। ये सामान्य वेबसाइटों से कैसे अलग है? स्रोत बताता है कि SPAs ऐसे वेब ऐप होते हैं जो लोड होने के बाद
एक ही पेज पर चलते रहते हैं। जब आप इनमें कुछ करते हैं, जैसे कोई लिंक क्लिक किया या कुछ सर्च किया, तो पूरा पेज दोबारा लोड नहीं होता, हाँ देखा है। बल्कि सिर्फ जरूरी हिस्सा बदलता है। इससे वेबसाइट ज्यादा ऐप जैसी महसूस होती है, तेज और स्मूथ। जैसा हमने पहले बात की थी, रिएक्ट, एंगुलर, व्यूजेस जैसे फ्रेमवर्क्स इसी तरह के एप्लीकेशन बनाने में बहुत मदद करते हैं, और ये सब जावास्क्रिप्ट पर आधारित है। अच्छा, तभी नेटफ्लिक्स पर ब्राउज करते हुए या जीमेल में ईमेल पढ़ते हुए पेज बार बार रीलोड नहीं होता। ये एसपीएस का कमाल है। और फिर स्रोत मोबाइल ऐप्स की बात करता है। रिएक्ट नेटिव और आयोनिक जैसे फ्रेमवर्क का नाम है। मतलब जावास्क्रिप्ट से मोबाइल ऐप भी बनते हैं, एंड्रॉयड और आईओएस दोनों। हाँ, ये भी इसकी बहुमुखी प्रतिभा का कमाल है। स्रोत के अनुसार रिएक्ट नेटिव, जिसे फेसबुक ने बनाया है, और आयोनिक जैसे फ्रेमवर्क डेवलपर्स को जावास्क्रिप्ट और वेब तकनीकों HTML, CSS का इस्तेमाल करके ऐसे मोबाइल ऐप बनाने की सुविधा देते हैं जो एंड्रॉयड और iOS दोनों पर चल सकें। वाह, इसे क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट कहते हैं। इसका फायदा यह है कि आपको 2 अलग-अलग भाषाओं में ऐप बनाने की बजाय, जैसे एंड्रॉयड के लिए जावा या कॉटलिन और iOS के लिए स्विफ्ट, एक ही कोड बेस से दोनों काम चल जाते हैं। इससे समय और पैसा दोनों बचता है। ये तो डेवलपर्स के लिए बहुत बड़ी बात है। एक कोड 2 प्लेटफॉर्म, कमाल। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। स्रोत गेम डेवलपमेंट का भी जिक्र करता है, फेजर JS जैसी लाइब्रेरीज के साथ। क्या जावास्क्रिप्ट में गेमिंग इंजन जैसी ताकत है? मतलब बड़े गेम्स बन सकते हैं? देखिए, शायद ये सबसे शक्तिशाली 3D गेम बनाने के लिए पहली पसंद न हो, जहां अनरियल इंजन या यूनिटी का दबदबा है। लेकिन स्रोत बताता है कि फेजर JS जैसी लाइब्रेरीज की मदद से ब्राउजर में चलने वाले 2D गेम्स बनाना काफी आसान और लोकप्रिय है। 2D गेम्स? अच्छा। हाँ, जैसे ऑनलाइन पजल गेम्स, छोटे आर्केड गेम्स, एजुकेशनल गेम्स, इस तरह के बहुत सारे गेम्स जावास्क्रिप्ट में बनते हैं और सीधे वेब ब्राउजर में खेले जा सकते हैं। कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। यानी कैजुअल गेमिंग के लिए ये एक अच्छा विकल्प है। और जैसा हमने पहले चर्चा की, Node.js के साथ सर्वर साइड डेवलपमेंट भी संभव है, जिससे बड़ी-बड़ी वेबसाइटों का बैकएंड बनता है। हाँ, स्रोत इस बात पर जोर देता है कि Node.js की वजह से जावास्क्रिप्ट अब सिर्फ फ्रंट एंड तक सीमित नहीं रहा। नेटफ्लिक्स, लिंक्डइन, पेपैल जैसी कई बड़ी कंपनियां अपने बैकएंड सिस्टम के कुछ हिस्सों के लिए Node.js का इस्तेमाल करती हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे कनेक्शंस को एक साथ संभालने में काफी तेज और कुशल माना जाता है, खासकर रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए। और अब वो बात जो मुझे सबसे ज्यादा चौंका रही है, मशीन लर्निंग और AI। स्रोत TensorFlow.js और Brain.js का उल्लेख करता है। ब्राउजर के अंदर AI, ये कैसे संभव है? और स्रोत इसके बारे में क्या कहता है? ये वाकई एक उभरता हुआ और बहुत रोमांचक क्षेत्र है जिसे स्रोत छूता है। TensorFlow.js, जो गूगल का प्रोजेक्ट है, और Brain.js जैसी लाइब्रेरीज डेवलपर्स को मशीन लर्निंग मॉडल बनाने और उन्हें सीधे उपयोगकर्ता के वेब ब्राउजर में चलाने की सुविधा देती हैं। ब्राउजर में चलाने का मकसद क्या है? सर्वर पे क्यों नहीं चलाते? ज्यादा पावरफुल होता है सर्वर तो। हाँ, सर्वर पावरफुल होता है, लेकिन ब्राउजर में चलाने के भी अपने फायदे हो सकते हैं, जैसा स्रोत इशारा करता है। एक तो ये कि प्रोसेसिंग उपयोगकर्ता की डिवाइस पर होती है, जिससे सर्वर पर लोड कम पड़ता है। दूसरा, इससे प्राइवेसी बेहतर हो सकती है, क्योंकि संवेदनशील डेटा को शायद सर्वर पर भेजने की जरूरत ना पड़े। सोचिए, कोई वेबसाइट आपकी तस्वीर को सीधे आपके ब्राउजर में ही बेहतर बना दे, या आपकी पसंद के हिसाब से कंटेंट को रियल टाइम में पर्सनलाइज करे, बिना सर्वर से बार बार पूछे। अच्छा, हाँ, ये तो दिलचस्प है। हालांकि ये क्षेत्र अभी भी विकसित हो रहा है और शायद AI के लिए पाइथन जितना परिपक्व नहीं है, लेकिन ब्राउजर में AI लाने की संभावनाएं बहुत दिलचस्प है, जैसा स्रोत बताता है। भविष्य में इसके कई नए उपयोग देखने को मिल सकते हैं। वाकई, इसकी पहुंच देखकर तो लगता है कि ये हर जगह घुसने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, स्रोत में कुछ दूसरी प्रोग्रामिंग भाषाओं से इसकी तुलना भी की गई है, जैसे जावास्क्रिप्ट बनाम पाइथन। इनमें क्या मुख्य अंतर बताया गया है? स्रोत के अनुसार मुख्य अंतर उनके पारंपरिक इस्तेमाल के क्षेत्रों में है। पाइथन आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब AI, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और वैज्ञानिक गणनाओं में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। हाँ, ये तो सुना है। वहीं जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट का बादशाह है। फ्रंट एंड में तो लगभग एक अधिकार है ही, और Node.js के कारण बैकएंड में भी बहुत मजबूत है। स्रोत ये नहीं कहता कि कौन बेहतर है, बल्कि ये कि दोनों अपनी अपनी जगह बहुत शक्तिशाली और लोकप्रिय हैं। काम पर निर्भर करता है। सही। और
जावास्क्रिप्ट बनाम जावा, इनके नाम इतने मिलते जुलते हैं कि लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने भी शुरू में सोचा था ये एक ही हैं। हाँ, ये कन्फ्यूजन बहुत आम है, लेकिन स्रोत साफ करता है कि नाम के अलावा इनमें कोई खास समानता नहीं है। ये दो बिल्कुल अलग भाषाएं हैं, जिनकी रचना और उद्देश्य बिल्कुल अलग है। जावा एक पुरानी कंपाइल्ड भाषा है, कंपाइल्ड, हाँ। स्ट्रांगली टाइप्ड है, मतलब वेरिएबल के प्रकार को लेकर सख्त है। स्रोत बताता है कि इसका इस्तेमाल अक्सर बड़े कॉर्पोरेट एप्लीकेशन, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट पहले ज्यादा होता था और बड़े बैकएंड सिस्टम में होता है। वहीं जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटेड और डायनामिकली टाइप्ड है और मुख्य रूप से वेब पर केंद्रित है। इनकी प्रोग्रामिंग स्टाइल और पूरा इकोसिस्टम भी काफी अलग है। तो नाम सिर्फ एक संयोग है, मार्केटिंग ट्रिक थी शायद। खैर, और जावास्क्रिप्ट बनाम पीएचपी के बारे में स्रोत क्या कहता है? पीएचपी भी तो वेब में बहुत इस्तेमाल होती है, खासकर वर्डप्रेस वगैरह में। हाँ, पीएचपी खासकर सर्वर साइड वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत लोकप्रिय रही है और आज भी है। वर्डप्रेस जैसा दुनिया का सबसे लोकप्रिय कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पीएचपी पर ही बना है, ये सही है। स्रोत के अनुसार मुख्य अंतर ये है कि पीएचपी ट्रेडिशनली सिर्फ सर्वर पर चलती है। सिर्फ सर्वर पर? हाँ, जबकि जावास्क्रिप्ट क्लाइंट, ब्राउजर और सर्वर नोड.जेएस दोनों जगह चल सकती है। इससे जावास्क्रिप्ट को थोड़ी ज्यादा बहुमुखी प्रतिभा मिल जाती है, फुल स्टैक डेवलपमेंट वाली बात। इन तुलनाओं से स्रोत जो बात स्थापित करना चाहता है वो ये है कि कोई एक भाषा हर काम के लिए सबसे अच्छी नहीं होती। हर भाषा की अपनी ताकतें और कमजोरियां हैं। किसी प्रोजेक्ट के लिए सही भाषा का चुनाव उसकी ज़रूरतों पर निर्भर करता है। ये तुलनाएं डेवलपर्स को ये समझने में मदद करती हैं कि कब कौन सा टूल इस्तेमाल करना ज़्यादा फायदेमंद होगा। ये तो बहुत जरूरी बात है, काम के लिए सही औजार चुनना। अंत में स्रोत जावास्क्रिप्ट के भविष्य पर भी नजर डालता है। क्या ये भाषा अब स्थिर हो गई है या अभी भी बदल रही है, विकास हो रहा है? स्रोत साफ कहता है कि ये लगातार विकसित हो रही है, रुकी नहीं है। एक संस्था है ECMS स्क्रिप्ट, जिसे शॉर्ट में ES कहते हैं। वो इसके मानक तय करती है और नियमित रूप से भाषा में नए फीचर जोड़ती रहती है। ES? हाँ, ES स्क्रिप्ट। ES6, जिसे ES 2015 भी कहते हैं, एक बहुत बड़ा अपडेट था जिसने कई आधुनिक चीजें जोड़ी, जैसे एरो फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल वगैरह। इनसे कोड लिखना ज़्यादा आसान और बेहतर हुआ। और ये सिलसिला रुका नहीं है, हर साल नए सुधार और फीचर आते रहते हैं। ES 2023, ES 2024। अच्छा, तो ये लगातार अपडेट होती रहती है। और स्रोत टाइपस्क्रिप्ट का भी जिक्र करता है। क्या ये जावास्क्रिप्ट का भविष्य है? क्या ये जावास्क्रिप्ट की जगह ले लेगा? टाइपस्क्रिप्ट को आप जावास्क्रिप्ट का एक सुपरसेट कह सकती हैं, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। सुपरसेट? हाँ, मतलब ये मूल जावास्क्रिप्ट में कुछ अतिरिक्त चीजें जोड़ता है। इसमें सबसे खास है स्टैटिक टाइपिंग, यानी कोड लिखते समय ही वेरिएबल के प्रकार को परिभाषित करना। अच्छा, जो जावास्क्रिप्ट में नहीं होता, डायनामिकली। बिल्कुल, ये बड़े और जटिल प्रोजेक्ट्स में कोड को ज्यादा व्यवस्थित रखने और गलतियों को जल्दी पकड़ने में मदद करता है। टाइपस्क्रिप्ट आजकल बहुत लोकप्रिय हो रहा है, खासकर बड़ी टीमों और एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि टाइपस्क्रिप्ट कोड आखिर में कंपाइल होकर जावास्क्रिप्ट कोड ही बनता है, जिसे ब्राउज़र समझता है। तो ये जावास्क्रिप्ट की जगह नहीं ले रहा, बल्कि उसके ऊपर बैठकर उसे और शक्तिशाली बना रहा है। तो कुल मिलाकर स्रोत का नजरिया यही है कि जावास्क्रिप्ट का भविष्य उज्जवल है। जैसे जैसे वेब तकनीकें, जैसे वेब असेंबली वगैरह और विकसित होंगी, जावास्क्रिप्ट इंटरैक्टिव और आकर्षक डिजिटल अनुभव बनाने के केंद्र में बनी रहेगी। इसका इकोसिस्टम लगातार बढ़ रहा है और ये डेवलपर्स के लिए एक जरूरी स्किल बनी हुई है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? इस स्रोत से गुजरने के बाद मेरे लिए जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि जावास्क्रिप्ट सिर्फ वेब पेजों में चमक दमक जोड़ने वाली भाषा नहीं है। ये आधुनिक गतिशील वेब की रीढ़ की हड्डी है। हाँ, कह सकते हैं। फ्रंट एंड से बैक एंड, वेबसाइट से मोबाइल ऐप और अब तो AI तक इसकी पहुंच और लगातार हो रहा विकास इसे आज के डेवलपर्स के लिए एक बेहद कीमती औजार बनाती है। स्रोत का निष्कर्ष भी बिल्कुल इसी दिशा में है। ये सिर्फ एक स्क्रिप्टिंग भाषा होने से कहीं आगे निकल चुकी है। ये आधुनिक सॉफ्टवेयर बनाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बन गई है। चाहे कोई एक साधारण वेबसाइट बना रहा हो, या अरबों लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एप्लीकेशन, या फिर एक नया मोबाइल ऐप, जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स को उनके विचारों को हकीकत में बदलने की ताकत देती है।
स्रोत ये भी रेखांकित करता है कि जावास्क्रिप्ट सीखना अक्सर फुल स्टैक डेवलपर बनने का पहला कदम होता है, जो आज के टेक्नोलॉजी उद्योग में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं ना। हमने देखा कि कैसे जावास्क्रिप्ट साधारण वेबसाइट इंटरैक्शन से निकलकर सर्वर, मोबाइल और यहां तक कि ब्राउजर में एआई तक पहुंच गई है। अगला पड़ाव क्या हो सकता है? हमारे डिजिटल जीवन की वो कौन सी अप्रत्याशित जगह हो सकती है जहां जावास्क्रिप्ट अपनी मौजूदगी दर्ज कराए और हमारे अनुभव को किसी नए तरीके से परिभाषित करे? सोचने वाली बात है।